वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के रहनुमाओं से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी ये कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो भी दुनिया के मुख्तलिफ जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ राब्ते कर रहे हैं और अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये रिपोर्ट दी है कि भारत अब हमला करने का फैसला कर चुका है और वो बहाना ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। दुनिया को उन्होंने अपने अज़ाइम बता दिए हैं। भारत का मौक़िफ़ सिंपल है कि जो दहशतगर्दी भारत के अंदर होती है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है। उनका ये कहना कि माजी में बहुत सारे सबूत दे चुके हैं और ये हमला हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने प्लान किया और वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो पाकिस्तान का पानी भी रोकना चाहता है और पाकिस्तान को दबाना चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है और ख़ुद पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है और इस वाक़े में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवानी है तो वो करवा लें। अब इसमें अमेरिका और चीन, रशिया, ये बड़े बड़े मुल्क हैं, यूरोपीय यूनियन, ये किसके साथ खड़े हैं? तो सिंपल ये है कि ये अपने आप को न्यूट्रल रखेंगे लड़ाई की सूरत में और सिर्फ जंग बंदी की कोशिश करेंगे सर्टन टाइम पीरियड के बाद। और भारत को इतना ही चाहिए। यानी भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक आधा मार्का वो कर ले और उससे उन्हें पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, नरेंद्र मोदी का नाम बन जाएगा। चाइना की तरफ वो मुंह नहीं करते, चाइना उनको फेंडी लगाता है। जब कभी चाइना की तरफ मुंह करते हैं तो ऊपर जो फिंगर एरिया है वहाँ पे उन्हें बहुत मार पड़ी है इंडिया को, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मार पड़ी है। पेंगोंग लेक पे उनको बहुत मार पड़ी है। वहाँ पहाड़ों पे ये दिन रात मार खाते हैं और वहाँ पे जो चाइनीज़ फौजी हैं, क्योंकि वहाँ पे हथियार नहीं है ना, गोली नहीं चल सकती, तो वो डंडों के साथ इन्हें मारते हैं। तो भारतीय फौजियों का और चाइनीज़ फौजियों का कई मरतबा टकराव हुआ लद्दाख के इलाके में और वहाँ पे चाइनीज़ फौजियों ने काफ़ी फेंटी लगाई। उनके पास बड़े जदीद तरीके हैं मारने के। फिर आपको पता है वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी हैं, उन एरियाज़ के लिए ट्रेंड भी हैं। तो भारतीय फौज के लिए वहाँ अक्सर बड़ी मुश्किल रहती है। अब पाकिस्तान क्योंकि निस्बतन छोटा मुल्क है और आजकल पाकिस्तान के अंदर हालात दो वजूहात में बहुत ख़राब हैं। एक तो पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि फिर आप जंग में नहीं जा सकते। तीसरा एक बड़ा एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें और पाकिस्तान की आवाम में दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था। ये स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक रुकन असेंबली ने दिया है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा ये अगर आप खुद सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त हालात क्या है। ये सुने ज़रा आप। पिछले दिनों में हमारे गाँव से एक बंदा जा रहा था इस्लामाबाद। उसने कहा मुझे एक बंदे ने चर्च इंटरचेंज में हाथ लगाया कि आप, मैं उसके लिए रुक गया। जब मैंने उसको बिठाया पहले उसने कमीज निकाला, नीचे वर्दी थी, फिर सलवार निकाला, निचले पतलून थी। उसने हाफिज साहब को गालियां दिखाई कि जी लोग हमें गाड़ी नहीं रोकते, गाड़ी। मैं कहता हूँ आए वर्दी में और इस सदर में फिरें, आए किसी खाने में फिरें, आपको पता लग जाए कि आपने पाकिस्तान में कितना नफरत बोया है। ये एक रुकन असेंबली जो है खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे हैं कि जो फौजी हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर मूव नहीं कर सकते बहुत सारे एरियाज़ में, और वो नफरत इसलिए है कि फ़ौजी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया, सबसे मकबूल लीडर को जेल के अंदर रखा, लोगों को जबरी तौर पे लापता किया और अपने मफाद के लिए पाकिस्तानी अवाम के मफाद को कुर्बान किया। और ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान के लोग नाराज़ हैं। ये इसी नाराज़गी का जिक्र कर रहे थे। तो जब ऐसी नाराज़गी होगी तो फिर ज़रा मुश्किल रहता है। भारत, नरेंद्र मोदी जो है वो राब्ते कर रहे हैं। साथ ही भारत ने एक और कदम उठाया, वो बड़ा कदम है। भारत ने फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल तैयारे खरीदने का फैसला कर लिया है। वो खरीदने जा रहा है। लेकिन 36 राफेल तैयारे भारत ने पहले लिए फ्रांस से। ये डुअल इंजन वाला बड़ा तगड़ा जहाज़ है। पाकिस्तान के पास F-16 थे तो हमें एक एज हमेशा से हासिल रहा भारत पे फ़ज़ाइया के हवाले से। फिर हमने चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया, फिर उसकी एक जनरेशन, दूसरी, थर्ड जनरेशन, ऐसे हम उसमें अपने आप को डेवलप करते चले गए। तो JF-17 थंडर भी एक अच्छा तैयारा है, एक अच्छा फाइटर जेट है। लेकिन ये जो रफाल तैयारा है ये बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, ये भारत ने लिया जी, और ये टक्कर का तैयारा है। यानी अब अगर देखें तो भारत जो पीछे था पाकिस्तान से एयरफोर्स के मैदान में, अब भारत उतना पीछे नहीं है। भारत के पास वो तैयारे मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए थे। और पिछली मरतबा जब इंसिडेंट हुआ पुलवामा का, पाकिस्तान ने 2 तैयारे भारत के गिराए तो उन्होंने बड़ी हंगामी बुनियादों पर फिर फ्रांस से ये तैयारे लिए थे। अभी तक इन तैयारों से उन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन ये तैयारों के साथ वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। 36 उन्होंने पहले ले लिए हैं, 26 का उन्होंने मजीद ऑर्डर कर दिया है। तो ये 62 तैयारों का एक बड़ा फ्लीट भारत के पास होगा जो वो फ्रांस से लेगा। तो ये बता रहा है कि भारत लड़ाई करना चाहता है, वो एक जंगी जुनून में मुब्तला है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि पाकिस्तान। और देखें, जब भी कभी इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं ना तो बड़े बड़े दिफाई सौदे होते हैं। जंग का माहौल बनेगा तो जंगी साजो सामान आप लेंगे ना, वरना तो आप ले नहीं सकते। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा कारोबार है, तगड़ा कारोबार है, वो जंग का कारोबार है। आपको हथियार खरीदने में आसानी रहती है अगर आप जंग जैसा माहौल बना दें तो। यानी पाकिस्तान की मिलिट्री के बजट के बारे में आप पूछ नहीं सकते जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है या जब तक इंडिया का खतरा है। ये 2 खतरे टल जाएं तो फिर आप कहेंगे यार इतना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, तालीम पे लगाओ, हेल्थ पे लगाओ, सड़कों पे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ। तो जब तक जंग का खतरा रहेगा तब तक आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा। ये इंडिया में भी होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है। अब इंडिया की आवाम भोली भाली है, उन्हें जंग के ऊपर उकसा के दोबारा से एक बड़ा और महंगा सौदा किया जा रहा है। देखिए, चाइना के साथ तो इंडिया लड़ नहीं सकता, ये इंडियंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि चाइना इकॉनमी में
और ताकत में इंडिया से बहुत आगे है और इन दोनों के बीच में लड़ाई बनती भी नहीं है। एक छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर एक तनाजा है, वो तनाजा हल हो सकता है, लिहाजा वो तो नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ एक जाली किस्म का माहौल बनाकर इतने महंगे तैयारे इंडिया फिर से खरीदने जा रहा है। पिछली मरतबा 2 तैयारे गिरवाए थे तो नरेंद्र मोदी ने 36 खरीद लिए थे, अब 26 मजीद खरीदने जा रहे हैं क्योंकि 26 लोग जो हैं वो मारे गए हैं दहशतगर्दों के हमले में। तो इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? बेनिफिशियरी तो वो कंपनी है जिसका असला बिक रहा है या वो लोग हैं जो ये सौदा करवा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी यही होता है, जब तक लड़ाई चल रही है आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा और जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपकी जेब से पैसा कैसे निकलेगा? वैसे भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने कारोबार के और भी बहुत सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। उमर अयूब साहब ने एक मुतालबा किया है और ये मुतालबा उन्होंने किया जी पाकिस्तान की हुकूमत से, सख्त मुतालबा है उनका, और वो ये कहते हैं यार खुल के बोलो, बात करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि भारत को तो टोक पैगाम दिया जाए कि तुम हमला करोगे तो हम जमीनी और फजाई हमले करेंगे, ये साफ बात की जाए जैसे इमरान खान ने की थी। इमरान खान ने लॉजिकल बात की थी कि आप शवाहिद पेश करें, हमारे साथ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में आए, हमें पता चले जो आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। लेकिन साथ ही इमरान खान ने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान की सरजमीन पे आओगे तो हम रिटेलिएट करने का नहीं सोचेंगे, हम रिटेलिएट कर देंगे, जब आप इधर आओगे तो हम उधर आएंगे। इमरान खान साहब ने बड़े खुलकर स्टेटमेंट दिए थे। अब उमर अयूब साहब ने कहा कि कठपुतली हुकूमत की तो कांपें टांग गई हैं, टांगे कांप रही हैं, डर रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहकीकात करवाई जाए, ये तो हथियार डालने के मुतरादिफ है। वो एक बुज़दिल वजीर आजम है, मोदी सरकार हमला करने का कहता है और ये जवाब देने की बजाय हथियार डालने की बात करते हैं। लेकिन जब वो ये तहकीकात की बात, भारत जब ये कहता है इल्जाम लगाए तो आप कहें तहकीकात करवाओ, लेकिन भारत जब कहे हमला करना है तो फिर आपको जी आओ बिस्मिल्लाह करो, फिर हम आपको जवाब देंगे, टक्कर का जवाब देंगे। पहले भी दिया है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमने माजी में भी जवाब दिया है, आइंदा भी देंगे। बस सिर्फ मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और बाकी लोगों से कि अवाम को जो आपने नाराज किया वो नाराजगी आप खत्म करवाएं, अवाम की, अवाम से माजरत करें और जो भी पाकिस्तान में आपने गलत चीजें की हैं उनकी माफी मांग लें अवाम से, और अवाम की नाराजगी दूर हो गई तो इससे फौज को तकवीयत और ताकत मिलेगी। ये मेरी गुजारिश है, वो इसलिए फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है इनसे माफी मंगवाने का, अवाम एक दिन इन्हें शिकस्त दे देगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ये मैं जानता हूं। एक दिन पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देगी, ये तो दीवार पे लिखा हुआ है। वैसे 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन वो माने नहीं। वो किसी और तरह की एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है कि उस तरह की शिकस्त दी जाए तो अवाम उस तरह की शिकस्त भी दे देगी, एक वक्त आ जाएगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि अवाम की सपोर्ट की जरूरत है पाकिस्तान की फोर्सेज को, एक आम हमारे सिपाही को, एक लड़ने वाले जांबाज को, तो उसके लिए जो है वो फिर माफी मांग ले, मेरा मशवरा है, और अवाम को मनाए और अवाम से कहे कि गलती हो गई, ताकि जो है वो सपोर्ट मिल जाए। अब नाजरीन, मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाकिस्तान के टीवी चैनल चला रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान के, उनको बंद किया है। 16 का पहले रिपोर्ट हुआ, फिर कुछ और भी रिपोर्ट हुए, तो वो लगातार बंद करते चले जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो भारत में बंद किया जा रहा है, भारत का जो मीडिया है वो पाकिस्तान में बैन किया जाता है। ये पुराना एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि बुखलाहट का शिकार, अगर तो यूट्यूब चैनल्स को बंद करना, सोशल मीडिया को ब्लॉक करना, इसका मतलब है बुखलाहट का शिकार होना है, तो भारत तो बुखलाहट का शिकार हुआ अभी 24 घंटे पहले। पाकिस्तान तो जो रियासत है पाकिस्तान की या इदारे हैं, हुकूमत है, वो तो गुज़िश्ता 3 साल से बुखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान में लगातार सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, पाकिस्तान में लगातार सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जा रहा है, फायरवॉल लगाकर अरबों रुपए खर्च करके पाकिस्तान में लोगों को रोकने की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा एक बड़ी एप्लीकेशन है ट्विटर, उसको पाकिस्तान में बाकायदा ब्लॉक कर दिया गया है। और मज़े की बात आप ये देखें कि पाकिस्तान में ट्विटर ब्लॉक है, उस पर VPN लगा के ये खबर दी जा रही है कि जनाब भारत ने घबरा के कुछ यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। अंदाजा कीजिए आप, खुद सोशल मीडिया ब्लॉक करके VPN लगा के हम ये बताते हैं कि भारत ने सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है। ये है जनाब हकीकत। तो अपने खिलाफ बात कोई भी नहीं सुन सकता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। भारत ने तो पाकिस्तान के चैनल बंद किए, पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों के ही चैनल बंद कर दिए और उन्हीं के ऊपर फायरवॉल्स लगा दिए। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए लोग पाकिस्तान में VPN यूज करते हैं, उसके बगैर देख ही नहीं सकते। अब जितने लोग VPN यूज करते हैं उतने ही देखेंगे ना, उनसे ज्यादा तो नहीं देख सकते। तो ये सिलसिला चल रहा है जनाब, और हमने रोला डाला हुआ है कि जनाब भारत ने बंद कर दिए, तो हमने खुद क्या किया, हमने खुद भी वही काम किया है। अब नाजरीन, एक और खबर है, वो शरीफ खानदान ने तो जवाब देना नहीं है, तो किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जवाब देना शुरू किया है इंडिया को, और तगड़ा जवाब दिया है। यानी कुछ नून लीग के लोग भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन शरीफ खानदान जवाब नहीं दे रहा। और उसकी एक वजह जो है शहजाद अकबर साहब ने कल बताई कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, या नवाज शरीफ साहब जो है, ये नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि वो मोदी से कोई बातचीत करके जंग को रुकवाएं और अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करें। अब आलिया हमजा साहबा कहती है कि मैं अर्दली हुकूमत को कहूंगी कि सिर्फ ये सोचकर इंडिया को जवाब दे दें
कि सामने पीटीआई के कारकुन खड़े हैं। चलो इंडिया को जवाब नहीं दिया जाता तो एक लम्हे के लिए सोचें कि ये पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई को तो आप सारे जवाब देने के लिए आ जाते हैं, तो इंडिया को क्यों नहीं आप जवाब दे रहे? तो शरीफ खानदान को गैरत दिलाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कुछ बोले तो सही। आपके सरहदों पर जाने का वक्त आ गया है, हमसे लड़ना छोड़ें, हमें गिरफ्तार करना छोड़ें, ये उन्होंने कहा। और अंदरूनी लड़ाई उन्होंने कहा बाद में होती रहेगी, यानी इस वक्त फौज के सरहदों पर जाने का वक्त आ गया है और फौज पीटीआई से लड़ना छोड़ दे, हमें गिरफ्तार करना छोड़ दे, अंदरूनी लड़ाई बाद में होती रहेगी। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, और अभी भी जो निशाना है वो इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी है। यानी सरम जावेद साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके शौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया जेल के बाहर से। ये जेल में जाते हैं अपने मुकदमात के लिए, तो इन्हें जेल के बाहर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सरम जावेद को भी, उनके शौहर अतीक साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और पहले उनकी बहन ने ये कहा कि नामालूम अफराद ले गए उन्हें, बाद में मालूम हुआ जनाब कि उनको एक मुकदमे में डाल दिया गया। और फिर पता चला कि जी 8 फरवरी 2025 को जो धांधली का 1 साल मुकम्मल हुआ, तो जो एहतजाज किया गया था लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस एहतजाज में शिरकत पर सरम जावेद को गिरफ्तार किया गया है। इस पे दीगर लोगों का नाम भी है। अब आप ये देखें नाजरीन कि एक सियासी वर्कर क्या पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकता? इस मुल्क में वो जुर्म है। यानी एक खातून को दिन दिहाड़े आप सड़क से उसके शौहर समेत आप उठा लेते हैं और उस पर एक मुकदमा डाल देते हैं कि जनाब इन्होंने ये एहतजाज किया, हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पहले आप FIR छुपा लेते हैं, बाद में अचानक मंजरेआम पे लाते हैं, जनाब इसमें हमने गिरफ्तार कर लिया है। भाई एक पुरअमन रैली थी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कहते नहीं रास्ता बंद हो गया था, लोगों को तकलीफ हुई है, तो हमने जनाब इनको अब गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाएगी, जैसा इनका तरीकाकार है। तो सरम जावेद का मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे यास्मीन राशिद छेड़ बन गई है मियां नवाज शरीफ की, और सारे लोग मियां नवाज शरीफ साहब को चिढ़ाते हैं यास्मीन राशिद का चेहरा दिखा के कि आपको इस खातून ने मियां साहब लीरो लीड कर दिया है, आपको बदतरीन शिकस्त दी है कैंसर की एक पेशेंट ने। और मियां साहब गुस्से में फिर यास्मीन राशिद साहबा को जेल में रखे हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं आने देते। मियां साहब की शर्त है कि ये औरत बाहर आएगी तो मुझे तो मेरे कपड़े उतार देगी चौक में, मेरा तो ये हालत कर देगी कि जनाब मैं इलेक्शन ही नहीं जीता इससे, और पूरा हल्का इसके साथ खड़ा हुआ है। तो मियां साहब का ख्वाबो ख्याल में भी अब वो यास्मीन राशिद को शिकस्त नहीं दे सकते। आप आज इलेक्शन करवा लें। और यास्मीन राशिद ने बड़े लंबे मार्जिन से 60,000 से ज्यादा की लीड से नवाज शरीफ साहब को हराया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ के लिए यास्मीन राशिद साहिबा एक छेड़ बनी हुई है, इसी तरह मरियम नवाज चिढ़ती हैं सरम जावेद से, जेलस भी होती है, क्योंकि मरियम नवाज का दिमाग बेचारी का वो छोटा है, वो उतनी तालीम याफ्ता भी नहीं है, उतना उनको अच्छा बोलना भी नहीं आता, वो बेचारी बड़ी हैंडीकैप है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती, डॉक्टर भी नहीं बन पाई, अपनी लाइफ में एक नाकाम खातून है, अपने बाप की वजह से वो बन गई है वजीर आला, डील करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो सरम जावेद वो है, दिमाग तेज है और ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया को समझती है और मरियम नवाज को टारगेट करती है। अब लोग कंपैरिजन करते हैं मरियम नवाज का और सरम जावेद का, तो सरम जावेद ने मरियम नवाज को हर जगह नाको चने चबवाए हैं। आप पूरे पंजाब में कहीं पे भी सरम जावेद का मरियम नवाज से मुकाबला करवा लें तो मरियम नवाज के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। आजकल के हालात की मैं बात करूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये बड़ी तल्ख है, बड़ी सख्त बातें कर जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी, मरियम नवाज के बारे में भी, लेकिन कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं की मेरे ख्याल में, मैं इनको सुन रहा था, बल्कि मैंने निकाल के इनकी कुछ चीज़ें सुनी जिन पे लोग कह रहे तनाज़ा बना है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अदालत से सजा दिलवा सके। इन्होंने फौज को तरकीब दी कि पाकिस्तानियों को मारने के बजाय बॉर्डर पे जाइए और वहाँ पे जाकर लड़िए, तो ये कोई गलत और गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं है। मरियम नवाज पे जो सियासी तनकीद करना वो इनका हक है। अब मरियम नवाज साहब रावलपिंडी गई थी, एक खबर के मुताबिक जो शहजाद अकबर साहब ने दी थी कि मरियम नवाज गई रावलपिंडी और वहाँ पे उन्होंने बगैर प्रोटोकॉल के एक खुफिया मुलाकात की एक बड़ी शख्सियत से, और ये उसके असरात हैं। उसके बाद एक टाउट है, उसने ये खबर भी दी थी कि सरम जावेद के साथ बुरा होने वाला है। एक दिन पहले सरम जावेद को धमकी भी दी गई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद अब सरम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बाप बेटी की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद को और सरम जावेद को जेल में डाला गया है। अब उम्मीद जो है वो फिर एक दफ़ा अदालत से कि अदालत इंसाफ दे और इस खातून को बाहर निकाले। इन्होंने और इनके बच्चों ने पहले ही बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। खवातीन की इज्जत जो है ना वो PMLN की तो है ही नहीं, उनकी सोच में नहीं है, ना PMLN ना पीपल्स पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही औरतों से नफरत करती है ऐसा लगता है। उन्होंने तो फातिमा जिन्ना से लेकर अब तक किसी औरत को छोड़ा ही नहीं। जिस औरत ने जरा सा अपने हक के लिए आवाज़ उठाई उन्होंने इसको दीवार के साथ लगाया, चाहे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे वो मारंग बलोच हो, चाहे वो इवन एक दौर में मरियम नवाज के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे वो कोई भी हो। तो खवातीन की इज्जत तो ये लोग करते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। अब खवातीन डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स पर भी मर्द पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया है लाहौर में, जो एहतजाज कर रहे थे अपने हक के लिए, और कुछ डॉक्टर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ को जो है मुअत्तल कर दिया गया है, हेल्थ का अमला गिरफ्तार भी किया गया है, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। डॉक्टर जख्मी थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, और पुलिस वालों ने थोड़े दिन पहले कहा भी था ना कि हम इसलिए मारते हैं डॉक्टर्स को कि जनाब वो तो अपना इलाज खुद कर लेते हैं। तो चोट तो लगती है ना उन्हें, तकलीफ तो होती है उन्हें। ये क्या हो गया, वो इंसान नहीं है, वो पहले इंसान है फिर डॉक्टर है, और वो अपने हक के लिए निकले। इतने दिनों से वो सड़कों पर बैठे हैं, गवर्नमेंट ना उनकी बात सुनती है ना उनसे बात करती है। जिद सिर्फ इस बात की है कि पंजाब में जितने भी हेल्थ यूनिट्स हैं उनके नाम तब्दील कर दिए जाएं,
जिद सिर्फ इस बात की है कि हर जगह मरियम नवाज की फोटो चिपकानी है और मरियम क्लिनिक नाम रखना है। ये जो पोलियो के लिए निकलेंगे सारे, इनका नाम भी मरियम के नाम पे। ये जितने अस्पताल हैं यूनिट, इन सबका नाम भी मरियम के नाम पे। क्या हमेशा इक़्तिदार में रहना है तुम लोगों ने? और बेशर्मों को खुदा का खौफ भी करो। ये अवाम का पैसा है, अपना मुंह और अपनी शक्ल, अपना नाम हर जगह नहीं चिपकाते होते। आपको करतूते और काम ऐसे करने चाहिए कि लोग आपका नाम याद रखें। आज इमरान खान की आप फोटो नहीं दिखा रहे, आज इमरान खान की आप आवाज नहीं सुना रहे। एक टॉक शो उसके बगैर नहीं हो सकता, एक आपका दिन उसके बगैर नहीं गुजरता, आपकी अपनी एक मीटिंग उसके बगैर नहीं गुजरती। पाकिस्तान के अंदर अवाम उसका नाम लिए बगैर ना जागती है ना सोती है। वो लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर। उसको तो नहीं चाहिए कि वो अपनी शक्लें चपकाए हर जगह पे, दुनिया उसका नाम ले रही है, उसका चेहरा बता रही है। तो करतूतें ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें करतूतों से। ये अवाम के पैसे के ऊपर ये अल्ले तल्ले, इनके वालिद भी यही करते थे, इनका बाप दादा के दौर से यही काम है। अवाम का पैसा लूटो, उससे अपनी मशहूरी करो, और यही हमेशा से ये करते चले आए। 12 डॉक्टर्स इसके खिलाफ खड़े हो गए और डॉक्टर्स को अब सजा दी जा रही है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब एक खबर है कि जो तोशा खाना वाला केस था उसकी समाअत फिर मुलतवी कर दी गई। आज होनी थी, मौखर कर दी गई कि जनाब मनसूख है, नहीं सुना जाएगा केस। रीजन सिर्फ ये है कि इमरान खान किसी को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, इमरान खान कोई मौक़िफ़ पेश ना कर सके पाकिस्तान के मीडिया पे। चंद ऐसे लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई थी जो चुने गए थे कि जनाब इनकी मुलाकात करवा दें। ना बहनों को मिलने देना, ना लीडरशिप को मिलने देना, ना उन वकला को मिलने देना जो बातें बाहर आके बता देते हैं खुलकर। लिहाजा इमरान खान साहब को बिल्कुल तन्हाई में रख दिया गया है, उनका मौक़िफ़ बाहर नहीं आने दे रहे। और अब जो जेल के अंदर समाअत होनी थी वहां लाजमी बात है जर्नलिस्ट भी जाने थे, बाकी लोग भी, तो वो समाअत का अहवाल भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि समाअत ही जो है मनसूख कर दी गई है। तो ये जनाब उस वक्त ये निज़ाम इमरान खान से लड़ रहा है जिस वक्त इस निज़ाम को मोदी के जुल्म और उसकी धमकियों के साथ लड़ना था। ये है नाज़रीन सूरत-ए-हाल। फिर ये कहते हैं कि लोग हमसे नाराज़ क्यों हैं। एक आखिरी चीज़ नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मारिंग बलोच के हक में पोस्ट किए खातून वकील ने इस्लामाबाद में, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। अंदाज़ा कीजिए आप इनकी बुज़दिली का और इनकी हरकतों का कि मारिंग बलोच के हक में ट्वीट करने से क्या होता है जी। मारिंग बलोच कौन है? यानी वो ये कह रहे हैं, और ये जो रियासत ने क्लेम किया वो क्या किया, ज़बरदस्ती लोगों को दीवार के साथ लगा रहे हैं। यानी मारिंग बलोच को BLA के साथ जोड़ दिया। भाई वो BLA के साथ, वो खुद कभी उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं की। मारिंग बलोच बलोच यकजहती कमेटी की रुकन है और वो सिर्फ जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ बात करते हैं, अपने वसाइल और अपने हकूक़ के लिए बात करते हैं। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उन्हें उन लोगों के साथ जोड़ते हैं जानबूझकर जो हथियारबंद हैं। तो और उनके हक में ट्वीट करने पे क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर देंगे लोगों को, या उन पे मुकदमा दर्ज कर देंगे पीका एक्ट के तहत? इस तरह तो फिर पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आप ये करते जाएं, आप 70 साल से यही कर रहे हैं, अगले 70 साल फिर यही कर लें, आपको एक दिन माफी मांग के हाथ जोड़ के ये सारा सिलसिला बंद करना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले भी 71 में आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया।